नमस्कार। आज हम एमओएम फिफ्थ सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण विषय आयकर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आयकर शुरू करें इससे पहले हमें कर के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय जान लेना उचित होगा। कर किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को बिना प्रत्याशा के भुगतान किया गया अनिवार्य भुगतान होता है। कर को हम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ कर को हम केंद्रीय कर, राज्य कर अथवा स्थानीय कर के रूप में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। आयकर होता क्या है और प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इसे हम अगर समझाएं। प्रत्यक्ष कर से हमारा आशय होता है, प्रत्यक्ष कर ऐसे कर से है जिसका भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जो इसे चुकाता है। अर्थात जो व्यक्ति इस कर को भुगतान करता है उसी व्यक्ति को यह कर का भार वहन करना पड़ता है। उस कर की वसूली वो अन्य किसी व्यक्ति से नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे करों को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर जो व्यक्ति इसे चुकाता है वह व्यक्ति इसे वहन नहीं करता, अर्थात उस कर की वसूली वह अन्य व्यक्तियों से कर सकता है, इसलिए चुका भले हो रहा है लेकिन इस कर का अल्टीमेट या अंतिम भाग उपभोक्ता पर पड़ता है। इस अप्रत्यक्ष कर को अब वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर के नाम से भी हम जान सकते हैं। जो प्रमुख केंद्रीय कर है, राज्य कर है और स्थानीय कर है, उसमें अगर हम देखें ये सारे कर से आप भली भांति परिचित है। सेंट्रल टैक्स में सबसे महत्वपूर्ण जो कर होता है वो होता है आयकर। असेसमेंट ईयर 2020-21 में लगभग 13 लाख करोड़ रुपए आयकर से प्राप्त होना अनुमानित किया गया था। कॉर्पोरेट टैक्स यह कंपनियों पर लगने वाला आयकर होता है, लेकिन इसे तकनीकी भाषा में कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से जाना जाता है। डिविडेंड टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे हम शॉर्ट में एसटीटी के नाम से भी जानते हैं, यह शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड्स के यूनिट को खरीदने या बेचने समय हमें लगता है। कमोडिटीज एक्सचेंज टैक्स, इसी प्रकार कमोडिटी मार्केट में इस प्रकार का टैक्स लगता है। टैक्स ऑन रेलवे फेयर एंड फ्रेट, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, यह केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष करों में एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जीएसटी लागू होने के पश्चात अब एक्साइज ड्यूटी केवल महत्वपूर्ण पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ही रह गई है। सेंट्रल जीएसटी अर्थात केंद्रीय गुड्स एवं सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों शामिल होती है, जिसे हम संयुक्त रूप से कस्टम ड्यूटी के नाम से जानते हैं, यह केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाला एक कर है। अगर हम राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों की लिस्ट देखें, सूची देखें, तो इसमें प्रमुख होता है रोड टैक्स, लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, इलेक्ट्रिक टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, व्हीकल टैक्स, टोल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन इंटॉक्सिकेंट्स, मादक पदार्थ पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसे हम बोलते हैं वेट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्टेट जीएसटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी और एंटरटेनमेंट टैक्स। ये वो कर है जो राज्य सरकार लगाती है। और जो स्थानीय सरकार होती है, लोकल गवर्नमेंट जिसे हम नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि नामों से हम जानते हैं, उनके द्वारा लगाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कर है प्रॉपर्टी टैक्स, लाइट एंड वाटर टैक्स, सैनिटरी टैक्स, मार्केट टैक्स, लाइसेंस फीस ऑन शॉप्स, पैसेंजर टैक्स ऑन बस, टैक्स ऑन होर्डिंग्स, एग्जीबिशंस एंड फेयर्स एंड एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे कर है जो स्थानीय सत्ता या स्थानीय निकाय द्वारा लगाए जाते हैं। ये कर लगभग सभी व्यक्ति को देना पड़ता है, सभी व्यक्ति इनसे भली भांति परिचित होते हैं या किसी न किसी प्रकार से ये हमारे सुनने में आए दिन आता है। हमने देखा कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, और केंद्रीय कर, राज्य कर और स्थानीय कर को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं
कि ऐसे कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए और वसूल किए जाते हैं या उनका प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, ऐसे करों को हम केंद्रीय कर कहते हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले और उसके द्वारा प्रशासित किए जाने वाले करों को हम राज्य कर के नाम से जानते हैं, और स्थानीय सत्ता द्वारा लगाए जाने वाले करों को हम या उसका प्रशासन करने वाले करों को हम लोकल टैक्सेस के नाम से जानते हैं। आयकर से तात्पर्य, अब हमारा महत्वपूर्ण विषय है, हमें जो समझना है वो है आयकर, क्योंकि M1 5th सेमेस्टर में इस विषय को निर्धारित किया गया है। आयकर से अगर हम संबंधित इसकी अगर हमने परिभाषा यहाँ पर लिखी है, तो आयकर की परिभाषा अगर हम सामान्य परिभाषा देखें तो आयकर से आशय ऐसे कर से है। जहां जहां महत्वपूर्ण शब्द है उसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करा है। आयकर से आशय ऐसे कर से है जो करदाता की गत वर्ष में कमाई गई कर योग्य आय पर निर्धारित दरों से कर निर्धारण वर्ष में केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। देखिए, अगर हम इस परिभाषा को पूरा शब्दशः पढ़े देखें और इन शब्दों को अगर हम जान ले तो इनकम टैक्स को हम थोड़ा सा बहुत भली भांति परिचित हो सकते हैं। आयकर, आय पर लगने वाला कर होता है। कर है जो कि करदाता द्वारा सरकार को अनिवार्यतः भुगतान किया जाता है। करदाता से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति, धारा अगर हम आगे देखेंगे इस परिभाषा में, धारा 231 में बताया गया कि व्यक्ति से आशय क्या है, तो आयकर प्रत्येक व्यक्तियों पर लगाया जाता है और करदाता की डेफिनेशन भी वहां पर धारा 2 में दी गई है। तो करदाता की गत वर्ष में कमाई गई कर योग्य आय पर इनकम टैक्स गत वर्ष में जो आय कमाई जाती है उस कमाई गई आय का निर्धारण कर लिया जाता है, कंप्यूटेशन कर लिया जाता है, और उस आय पर असेसमेंट ईयर में प्रचलित दरों से टैक्स निकालकर असेसमेंट ईयर में इसका भुगतान किया जाता है। तो गत वर्ष में कमाई गई कर योग्य आय पर, यहां पे आय नहीं लिखा, हमने लिखा है कर योग्य आय। एक किसी व्यक्ति को जो आय होती है उसको हमने आयकर के हिसाब से 5 महत्वपूर्ण शीर्षकों में बांट के रखा हुआ है, और प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करने के अलग अलग नियम दिए हुए हैं। इन प्रत्येक शीर्षक की जो कर योग्य आय रहेगी, इनका योग, जिसमें से हम धारा 80 से 80 तक की कटौतियां घटा देंगे, ऐसी कुल आय पर, टैक्सेबल आय पर निर्धारित दरों से, निर्धारित दर हम अभी आगे देख रहे हैं, कर निर्धारण वर्ष में केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि आयकर किसे देना होता है। तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी गत वर्ष की कर योग्य आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो, उसे चालू वित्तीय वर्ष में कर लागू दरों से आयकर देना होता है। प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी गत वर्ष की कर योग्य आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो। अब एक कर मुक्त सीमा क्या है और इनकम टैक्स की स्लैब्स क्या है, वो हम यहां पर देख रहे हैं। हम आगे भी हम देखेंगे। इनकम टैक्स के हिसाब से जो व्यष्टि करदाता है और एचयूएफ परिवार है, व्यष्टि करदाता के 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। सामान्य करदाता, सामान्य व्यक्ति अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 60 वर्ष से कम है, प्लस एचयूएफ करदाता। वरिष्ठ करदाता मतलब ऐसे व्यष्टि करदाता जिनकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या उससे अधिक प्राप्त हो गई, अधिक अटेन कर ली गई है, लेकिन 80 वर्ष से कम है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं वरिष्ठ करदाता। और अति वरिष्ठ करदाता अर्थात ऐसे करदाता जिनकी आयु गत वर्ष में 80 वर्ष अटेन कर ली हो या 80 वर्ष से अधिक हो गई हो। इसमें सामान्य व्यक्ति करदाता के लिए जो कर मुक्ति की सीमा रखी गई है, पहले 2.5 लाख रुपए तक वो कर से मुक्त है। अर्थात अगर सामान्य व्यक्ति की कर योग्य आय 2.5 लाख रुपए तक है तो उसे किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना रहता है। उसी प्रकार वरिष्ठ करदाता के लिए कर मुक्ति की सीमा 3 लाख और अति वरिष्ठ करदाता के लिए 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अब हम यहाँ पर टैक्स स्लैब देख ही रहे हैं, तो सामान्य व्यक्ति के लिए पहले 2.5 लाख कर से मुक्त है, अगले 2.5 लाख अर्थात 2,50,001 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की आय के ऊपर 5% से उसे कर देना है। अगले 5 लाख
5,01,000 से लेकर अगर 10 लाख रुपए तक की टोटल इनकम है तो ऐसी इनकम के ऊपर 20% से, और अगर आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऐसी 10 लाख रुपए से ऊपर की आय के ऊपर 30% की दर से कर देना होता है। तो यहां पर हमने देखा कि स्टेप वाइज टैक्स लगता है, यही इसकी विशेषता है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाएगी उसकी टैक्स की दर भी बढ़ती जाएगी, अर्थात आयकर धनी व्यक्तियों पर लगने वाला कर होता है। आयकर की अगर हम विशेषताएं देखें जो कि हमने इस परिभाषा से देखी तो हमें समझ में आता है कि आयकर जो है वो एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर जैसा कि हमने देखा कि जिस व्यक्ति पर यह कर लगता है वही व्यक्ति इसे वहन करता है, इसकी वसूली वो किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कर सकता, इसलिए इसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। केंद्रीय कर है, हमने देखा कि ये आयकर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है, इसका प्रशासन पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे हम केंद्रीय कर कहते हैं। कुल आय पर कर होता है। कुल आय की गणना मैंने आपको बताया है कि 5 अलग अलग शीर्षक होते हैं, इन प्रत्येक शीर्षक में निर्धारित नियमों के अनुसार गणना की जाएगी। इन 5 शीर्षकों की आय का योग लगाया जाएगा। ऐसे योग में हम 2 एडजस्टमेंट करेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और क्लबिंग ऑफ इनकम्स, और ऐसी सकल कुल आय में से हम धारा 80C से लेकर 80U तक की अगर कटौतियां घटा देंगे तो हमें कुल आय प्राप्त होती है, और ऐसी कुल आय के ऊपर हम निर्धारित दरों से कर की गणना करेंगे। कर मुक्ति सीमा हमने बता दिया है कि सामान्य करदाता के लिए 2.5 लाख, वरिष्ठ के लिए 3 लाख और अति वरिष्ठ के लिए 5 लाख रुपए कर मुक्त सीमा निर्धारित की गई है असेसमेंट ईयर 2020-21 में। प्रगतिशील कर की दरें, अर्थात यह एक समान दर से नहीं लगता है व्यक्तियों के ऊपर। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है यहाँ पर कर की दरें भी बढ़ती जाएगी या ऊंची होती जाएगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रगतिशील कर की दरें। अधिभार, एक निश्चित सीमा से अगर कर योग्य आय ज्यादा हो जाती है तो व्यष्टि करदाता एवं प्रत्येक करदाता को सरचार्ज की राशि भी चुकाना पड़ती है। व्यष्टि करदाता के लिए आय अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक की आय है तो उसे अपने कुल कर के ऊपर 10% अधिभार देना पड़ेगा। अगर आय 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ तक की है तो 15% कुल कर का सरचार्ज देना है, और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में अगर मान लीजिए इनकम है तो कुल कर के ऊपर 20% की दर से अधिभार देना है। लेकिन अगर आय 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए तो 37% की दर से अधिभार किसी व्यष्टि करदाता को चुकाना होता है। अधिभार का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। और हम आगे देखेंगे कि इसका जो बंटवारा किस प्रकार से होता है। सरचार्ज की राशि पूरी तरीके से केंद्रीय सरकार अपने पास रखती है। उसके पश्चात अगर हम देखें स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, एजुकेशन सेस जिसको हम बोलते हैं, यह जो भी इस प्रकार से कुल कर आएगा अर्थात टैक्स प्लस सरचार्ज की राशि के ऊपर 4% की दर से आपको स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर निर्धारित कैलकुलेट करना है, और इसका कुल इस प्रकार से आपका टैक्स पेएबल आएगा जिसको कि आपको चुकाना है। इसके पश्चात अगर हम देखें कि आयकर का प्रशासन जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार के तहत एक अलग मंत्रालय होता है जिसे हम वित्त मंत्रालय के नाम से जानते हैं, और वित्त मंत्रालय के अधीन एक प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड जिसे हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जानते हैं, उसके तहत आयकर का प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से किया जाता है। आयकर का बंटवारा जो व्यक्तियों से प्राप्त आयकर होता है व्यष्टि करदाता से, उसका जो बंटवारा होता है वो वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है। फाइनेंस कमीशन अर्थात कितना प्रतिशत केंद्र सरकार रखेगी, कितना प्रतिशत राज्य सरकार रखेगी, ये प्रत्येक वर्ष में जो फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग होता है, वो अपनी सिफारिशें जारी करता है और उस हिसाब से इनका जो प्राप्त कर होते हैं इनका आपस में बंटवारा होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें
अब देखें कि आयकर लगाने का आधार तथा विधि क्या होगी। हम संक्षेप में अभी ध्यान ले, फिर धीरे धीरे करके हम एक एक चैप्टर को हम एलोबरेट करेंगे। करदाता की कुल कर योग्य आय की गणना की जाएगी। हमने परिभाषा में देखा कि आयकर जो होता है वो कुल कर योग्य आय पर लगता है। तो कुल कर योग्य आय की गणना प्रत्येक वर्ष में उसकी निवास स्थिति के आधार पर। अभी हम आगे अगला जो चैप्टर देखेंगे वो रेसिडेंशियल स्टेटस और टैक्स इंसिडेंस देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष व्यष्टि करदाता का निवास स्थान का निर्धारण किया जाता है और उस निवास स्थान के निर्धारण के आधार पर किसी भी व्यक्ति की आय की गणना 5 शीर्षकों के अंतर्गत की जाती है। 5 शीर्षक में सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। इन पांचों हेड में आय की गणना करने के विस्तृत नियमावली दी गई है। उस नियमों के तहत हम किसी भी व्यष्टि करदाता की आय की गणना करेंगे। इन पांचों हेड का जो टोटल आएगा उसमें से हम 2 प्रकार के एडजस्टमेंट करेंगे, जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ एंड क्लबिंग ऑफ इनकम्स और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड क्लबिंग ऑफ इनकम। 2 प्रकार के हम एडजस्टमेंट करेंगे और हमें सकल कुल आय प्राप्त होगी। इस प्रकार सकल कुल आय अर्थात ग्रॉस टोटल इनकम, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम धारा 80C से अगर 80U तक की अगर कटौतियां घटा देते हैं तो हमें कुल आय ज्ञात होती है और इस कुल आय को हमें निकटतम 10 रुपए के तहत 10 रुपए में राउंड ऑफ करना पड़ता है, अर्थात पूर्णांक में लाना पड़ता है। इस कुल कर योग्य आय के ऊपर हमें जो निर्धारित दरें हैं, जो कि हमने पहले पढ़ ली है, सामान्य व्यक्ति के लिए, वरिष्ठ करदाता और अति वरिष्ठ करदाता के लिए जो कर की दरें निर्धारित है, उस निर्धारित दरों से आय की गणना की जाती है। ये जो स्लैब वाइज टैक्स होता है ये बजट द्वारा घोषित होता है, अर्थात ये दरें जो होती है वो इनकम टैक्स एक्ट में स्वतः नहीं दी जाती है, इसलिए इन्हें सामान्य दरें कहा जाता है। और कुछ विशिष्ट दरें होती है जो जिसका उल्लेख या प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट में स्वतः होता है। ऐसे विशिष्ट दरें जो होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, ये होती है। और इसके ऊपर जैसे विशिष्ट दरों पर, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% की कर दर निर्धारित है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन एसटीडी पेड शेयर्स, अर्थात एसटीडी चुकाए गए अल्पकालीन दीर्घकालीन पूंजी लाभ अगर शेयर्स पर होता है तो उसके ऊपर 15% की दर से हमें कर देना होता है। और लॉटरी, गुड़दौड़, पहली ऐसी कैजुअल इनकम के ऊपर 30% की विशिष्ट कर दरें निर्धारित की गई है। विशिष्ट दरें अर्थात जिसका उल्लेख इनकम टैक्स एक्ट में होता है। और जो सामान्य दरें है इसका उल्लेख प्रत्येक वर्ष जो बजट घोषित होता है उस बजट के द्वारा ये दरें निर्धारित की जाती है। सामान्य दरें हमने कहा था कि पहले 2.5 लाख रुपए तक नील है, अगले 2.5 लाख रुपए 5%, अगले 5 लाख पे 20% और 10 लाख से ऊपर की आय के ऊपर 30% की दर निर्धारित है सामान्य व्यक्ति करदाता के लिए, अर्थात ऐसे करदाता जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है। वरिष्ठ करदाता अर्थात 60 वर्ष या उससे ज्यादा लेकिन 80 साल से कम वाले करदाता, इनकी पहले 3 लाख रुपए तक की आय कर से मुक्त है। अगले 2 लाख अर्थात 3 लाख 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक की आय के ऊपर 5%, अगले 5 लाख अर्थात 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख रुपए तक 20% और 10 लाख रुपए से ऊपर की आय के ऊपर 30% की कर दर निर्धारित है। और अति वरिष्ठ करदाता की अर्थात ऐसे करदाता जिनकी आयु 80 वर्ष है या उससे अधिक है, इनकी पहले 5 लाख रुपए तक की आय कर से मुक्त रखी गई है और अगले 5 लाख के ऊपर इन्हें 20% की दर से और 10 लाख रुपए से ऊपर की आय के ऊपर इन्हें 30% की निर्धारित दरों से कर देना होता है। ये सामान्य दर और ये विशिष्ट दर, इन दोनों का योग करने के उपरांत इसमें से हम 2 एडजस्टमेंट करेंगे। एक तो होगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 है या हमारा यही असेसमेंट ईयर है 2020-21, इसमें धारा 87A के तहत कुल 12,500 रुपए तक की रिबेट का प्रावधान किया गया है। अर्थात व्यष्टि करदाता की अगर कुल आय 5 लाख रुपए तक है तो उसे किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना है। अर्थात जो भी टैक्स रहेगा 5 लाख रुपए तक किया वो पूरी तरीके से कर से मुक्त हो जाएगा।
12,500 रुपए तक का रिबेट 87A के तहत मिलेगा। लेकिन अगर आय 5 लाख रुपए से ऊपर हो जाए तो फिर ये 87A के तहत किसी प्रकार का कोई रिबेट प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात हमने कहा था कि जो टैक्स होगा उसके ऊपर हम सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे। सरचार्ज की दर हमने आपको बता दी है। 50 लाख से 1 करोड़ पे 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ पे 15% और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 20% और 5 करोड़ से ऊपर 37%। इस प्रकार से आप टैक्स के ऊपर सरचार्ज निकालेंगे, इनका योग करेंगे और इस कुल योग पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर एजुकेशन सेज, है ना, ये 4% की दर से जो उपरोक्त स्टेप सेकंड हमारा अमाउंट आया है उसके ऊपर हम निकालेंगे और यह कर होता है जो कि अमूमन किसी व्यक्ति द्वारा चुकाया जाना होता है। तो ये स्टेप है। हम जैसे ही अभी हमारे जो 5th सेमेस्टर है उसमें हमारे केवल आय के 3 शीर्षक ही निर्धारित है। आय की गणना वाला जो शीर्षक होगा वो हमारे 6ठे सेमेस्टर में कैलकुलेट करना रहेगा, लेकिन फिर भी जहां जहां में इसकी आवश्यकता रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है M1 5th सेमेस्टर में कि आयकर का संक्षिप्त इतिहास बताइए। तो वैसे ये बीकॉम वगैरह के काम का नहीं होता है, लेकिन M1 में ये प्रश्न पूछा जाता है, इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, इसलिए हम इसे कवर कर रहे हैं। भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास। तो भारत में आयकर जो है सन 1860 में आयकर का आरंभ हुआ था। सन 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा यह कर लगाया गया था और इस कर लगाने के पीछे जो उद्देश्य था, सन 1857 की जो क्रांति से उत्पन्न गंभीर वित्तीय संकट था, उस गंभीर वित्तीय संकट को दूर करने के लिए सन 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा यह कर भारत में लगाया गया, अर्थात आयकर का प्रारंभ सन 1860 में इंडिया में हुआ है। आयकर अधिनियम 1886। 1860 का आयकर अधिनियम ऑब्वियसली ब्रिटिश अधिनियम पर आधारित था। इस अधिनियम में कुछ बहुत सारे संशोधन हुए, जिसमें से सन 1863, 1867, 71, 73 और 78 में विभिन्न संशोधन हुए हैं। इस अधिनियम में इस आयकर को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए उद्देश्य से आयकर अधिनियम 1886 पारित किया गया और इस अधिनियम की विशेषता यह थी कि कृषि आय को सर्वप्रथम इस अधिनियम आयकर अधिनियम 1886 में कर से मुक्त घोषित किया गया है। सन 1886 से लेकर वर्तमान तक में भी कृषि आय अभी तक कर से मुक्त है। आयकर उपयोग अधिनियम 1918। इस सन 1919 में 1918 में एक नया आयकर अधिनियम पारित किया गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट जो था उसको दूर करने के लिए हमें आय के कुछ महत्वपूर्ण साधन खोजने थे, तो इसलिए सरकार द्वारा आयकर लगाया गया। इस अधिनियम में आयकर को स्थायी रूप दिया गया एवं इस कर की दरें ऊंची कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गंभीर वित्तीय संकट सरकार के सामने हो गया था, इसलिए एक तरीके से हमें दंड देने के लिए कर की ऊंची दरें इस अधिनियम में प्रस्तावित की गई थी। आयकर अधिनियम 1922। सन 1919 में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ, जिसके कारण आयकर को केंद्रीय सरकारों की आय की सूची में शामिल किया गया। भारत सरकार ने सन 1921 में कर ढांचे में परिवर्तन के लिए एक अखिल भारतीय कर जांच समिति नियुक्त की। इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आयकर अधिनियम 1922 पारित किया गया और यही वो अधिनियम था जिसके अधिनियम के अनुसार गत वर्ष की आय पर चालू वर्ष में कर निर्धारण की प्रणाली प्रारंभ हुई थी और सन 1924 में इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय राजस्व बोर्ड का भी गठन किया गया था। आयकर संशोधन अधिनियम 1939। वैसे तो जो आयकर अधिनियम 1922 है वो कर निर्धारण वर्ष 1961-62 तक वैसे ही चलता रहा, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है वो सन 1939 में किया गया। जो हम एक स्लेब देख रहे हैं, श्रेणीकरण की स्लेब वाइज व्यवस्था जो है, ये आयकर अधिनियम
संशोधन अधिनियम 1939 के हिसाब से इसमें स्लेब वाइज टैक्स सबसे पहले लगाया गया। आयकर अधिनियम 1961, अभी जो हमारा अधिनियम प्रचलित है वो आयकर अधिनियम 1961 ही अभी वर्तमान में लागू है, जो 1 अप्रैल 1962 से प्रभावशील है। इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। इसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से जाना जाता है ना। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने आयकर अधिनियम की जटिलताओं को कम करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग और समितियों की स्थापना की। सन 1956 में भारत सरकार ने आयकर अधिनियम को विधि आयोग के सुपुर्द किया। इस आयोग ने 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस वर्ष एक प्रत्यक्ष कर प्रबंधक जांच आयोग की भी नियुक्ति की गई। इन दोनों आयोगों के प्रतिवेदनों एवं सिफारिशों के आधार पर एक नया आयकर अधिनियम पारित किया गया, जो आयकर अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है। और लगभग 150 सालों से ये अधिनियम आज की तारीख में भी लागू है। उदारीकरण की नीति के बाद आयकर, जो हमारा वर्ष 1991 का दौर था, उसे हम आर्थिक उदारीकरण के दौर के नाम से जानते हैं। और इस उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप इनकम टैक्स में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हुए समय समय पर। और इसमें क्या क्या चीजें हुई वो अगर हम देखें, इस समय समय पर आयकर की कर मुक्ति की सीमा बढ़ाई गई। ये जो आज हम कर मुक्ति की सीमा देख रहे हैं, पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन समय समय पर इस कर मुक्ति सीमा को बढ़ाया गया। कर की दरों के खंडों में परिवर्तन किए गए और आयकर की न्यूनतम दर अब सबसे न्यूनतम दर 5% पर लाई गई है और अधिकतम 30% की दर निर्धारित की गई है। रिटर्न प्रस्तुत करने और कर निर्धारण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। अब आप ऑनलाइन रिटर्न भर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट सिस्टम इसका डेवलप किया गया है। आयकर दाताओं की संख्या में इस दौरान काफी वृद्धि हुई है। आयकर दाताओं की संख्या 1991 में केवल 1 करोड़ मात्र थी, जो सन 1819 में बढ़कर लगभग 8 करोड़ तक पहुंच गई। देखिए, केवल इतने समय में 1 करोड़ से 8 करोड़ करदाताओं की संख्या बढ़ गई है। फिर भी ये काफी कम है। 130 करोड़ का जो हमारा देश है, उसमें अभी वर्तमान में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या लगभग मात्र 6% के आसपास है। लगभग 7 करोड़ लोग आयकर का रिटर्न भरते हैं, विवरणी भरते हैं। उस 7 करोड़ में से भी मात्र 5 करोड़ लोग ही वास्तविक आयकर का भुगतान करते हैं, जो कि काफी कम है। आयकर के राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। 1991-92 में आयकर से 10 से 12 हजार करोड़ रुपए प्राप्त होते थे, वहीं सन 19-20 में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में भारतीय कर व्यवस्था में आयकर का प्रथम स्थान हो गया है। अर्थात प्रत्यक्ष करों के अगर हम बात करें और सभी करों में आयकर से जो कलेक्शन प्राप्त होता है वो सर्वाधिक कलेक्शन प्राप्त होता है भारत सरकार को। इस प्रकार निरंतर सरलीकरण और आयकर की दरों में कमी के कारण अब आयकर दाताओं में इसका खौफ समाप्त हो गया है और लोग स्वेच्छा से इसका कर का भुगतान करने लगे। लेकिन फिर भी इस कर में सुधार की गुंजाइश काफी है। अगर इस कर की दरें और न्यूनतम लाई जाएंगी तो लोग अधिक से अधिक संख्या में लोग इस कर का भुगतान करेंगे। 59 सालों में आयकर अधिनियम 1961 में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं, बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए हैं, बहुत सारे प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं और इतने ज्यादा चेंजेस आ गए हैं कि इसका मूल स्वरूप हो गया है और ये एक्ट काफी ज्यादा क्लिष्ट हो गया है। तो इसके बजाय हमें एक सरल एक्ट की आवश्यकता महसूस हो रही है और नोटबंदी का फैसला और काले धन पर प्रभावी अंकुश के लिए उठाए गए सरकार के कदमों के पश्चात और जीएसटी लागू करने के पश्चात अब एक नए सरलीकृत आयकर अधिनियम की हम आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। तो यह इसका इतिहास है सन 1860 से लेकर सन 1920 तक, सन 2020 तक का, कि 1860 में ये जो केवल हमें दंड के स्वरूप लागू किया गया था, लेकिन अब यह भारत सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन के उभरा हुआ है। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट का चैप्टर था। अब हम आगे रेसिडेंशियल स्टेटस और टैक्स इंसिडेंस देखेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में। थैंक यू।